मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। किसी कवि ने कहा है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। मेरे भाइयों, नया वर्ष 2025 आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बहुत सी ऐसी संभावनाएं लेकर के जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। ऐसी संभावनाएं जो आपको उच्चतम शिखर तक ले जा सकती हैं, लेकिन जरा सी गलती हुई तो आपको अर्श से फर्श पर ला सकती हैं। दुख, कलह, अशांति, आशंकाओं से भरा 2024 का वर्ष विदा ले रहा है। टाटा करिए, बाय बाय करिए, अलविदा कहिए बीते वर्ष को और नए वर्ष का हाथ फैला करके स्वागत करिए। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष 2025 आप सभी के जीवन में उल्लास, समृद्धि और सफलताएं लेकर के आए। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो में हैं। इस वीडियो में चर्चा होने वाली है विशेष रूप से सिंह राशि की। आपके कहने के नाम से सिंह राशि है या आपकी जन्म की सिंह राशि है। 2025 का कैसा वर्ष रहने वाला है, आपकी राशि पर ही चर्चा नहीं होगी। आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि सिंह हो और लग्न कोई भी हो, मेष से लेकर के मीन तक, तो मेष से लेकर के मीन तक कौन सी लग्न है आपकी, राशि आपकी सिंह है, तो आपको किस तरीके के परिणाम मिल सकते हैं, विस्तार से चर्चा है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। समय अच्छा आता है, हम समझ नहीं पाते हैं और गुजर जाता है। समय अच्छा आए और हमें पहले से पता हो कि यह समय हमारे लिए श्रेष्ठ है। ज्योतिष का उद्देश्य भी तो यही है। अब उस समय का अगर हमने सही ढंग से उपयोग कर लिया, गर्म लोहे पर हथौड़ा आपने चलाया तो एक आकार दे पाएंगे। समय निकल गया, लोहा ठंडा हो गया, फिर आप कितनी भी चोट करो, सफलताएं नहीं मिल पाती। 4 ग्रह मेरे भाइयों वार्षिक राशिफल में महत्वपूर्ण जो स्तंभ हैं वो 4 स्तंभ हैं। एक है देवगुरु बृहस्पति। वर्षफल के निर्धारण में 4 प्रमुख स्तंभ, जिनमें एक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, और सबसे प्रधान आपके कर्म के स्वामी शनि देव। कोई भी व्यक्ति बगैर कर्म के रह नहीं सकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, और उसी का दायित्व संभाले हैं शनि देव। इन 4 ग्रहों को हम इसलिए देखते हैं वार्षिक राशिफल में क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है, इनकी जो अवधि होती है वो काफी लंबे समय तक रहती है। तो वार्षिक राशिफल के निर्धारण में इन ग्रहों को ही विशेष रूप से लिया जाता है। राहु और केतु एक राशि पर 18 महीने रहते हैं, 18 महीने गोचर करते हैं। गुरु 12 और 13 महीने, कभी 12-13, इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन रहता है। और शनिदेव 30 महीने का गोचर करते हैं एक राशि पर। इनका जो
इम्पैक्ट पड़ता है, इनका जो प्रभाव पड़ता है राशियों पर, वो बड़ा सॉलिड पड़ता है, अपरिवर्तनीय पड़ता है। अब इन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे, ये चारों ग्रह आपके लिए क्या रिजल्ट दे रहे हैं और क्या आप सुधार कर सकते हैं। इन ग्रहों के माध्यम से अन्य ग्रहों का जो म्यूचुअल कनेक्शन बनने वाला है, जो विशेष तरह के राजयोग निर्मित करता है, उनका भी इस वीडियो में जिक्र होगा। उन कालखंडों की चर्चा होगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सजग रहने की जरूरत है उन कालखंडों में अच्छे लाभ लेने के लिए। और पूरे वर्ष के ये जो 12 महीने हैं, ये किसी खास उद्देश्य के लिए, ये 12 महीनों का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उस समय की जो ग्रह परिभ्रमण की स्थितियां रहेंगी, वो आपको किस दिशा की ओर संकेत करती हैं, कहां आपको काम करना चाहिए। तो इन सारी जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में, यद्यपि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके हित में सर्वोपरि रहने वाला है। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। इन 4 ग्रहों में किस तरीके का लोकेशन है आपकी जन्म कुंडली में, राशि कुंडली में। देखिए, गुरु अभी 14 मई तक आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु 14 मई तक आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद ये आ जाएंगे मिथुन राशि में, आपके एकादश भाव में, और वहां रहेंगे ये 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद अधिचारी होकर के ये अगली राशि कर्क में चले जाएंगे, आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। यानी गुरु यहां पर 3 राशियों को चेंज कर रहे हैं इस वर्ष। ये बड़ी गोचरीय घटना है। दूसरा, शनिदेव को देखें तो शनिदेव अभी आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च के बाद शनिदेव आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। यानी शनि की ढैया, 8वीं ढैया 29 मार्च के बाद आपकी लगने वाली है। वहीं वर्तमान में राहु आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो 18 मई को आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके 18 मई तक आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 मई के बाद ये आपके लग्न में गोचर करेंगे। तो इन 4 ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था इस वर्ष ऐसी ही रहने वाली है। तो अब जानिए इस गोचरी व्यवस्था का रिजल्ट। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर के। देवगुरु बृहस्पति के गोचर की सबसे पहले चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपकी जो चिंताएं संतानों के प्रति, अपनी तरक्की के प्रति, अपनी उन्नति के प्रति, अपने प्रेम संबंधों के प्रति जो जिज्ञासाएं हैं, सबसे पहले वही शांत होंगी। 8वें भाव का स्वामी है, यानी 5म से सुख भाव है। प्रेम संबंधों में कहां तक आपकी पहुंच हो सकती है, संतानों की तरक्की किस लेवल तक हो सकती है, आपकी महत्वाकांक्षाएं किस लेवल तक पूरी हो सकती हैं, तो ये गुरु बताएगा। अब गुरु कारकत्व तो कहाँ का लिए होता है? द्वितीय भाव का, 5वें भाव का, 9वें भाव का, एकादश भाव का। यानी कि ये जितने भी भाव हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति यहीं पर आसक्त रहता है, अपने घर परिवार के प्रति, अपनी पैतृक संपत्ति के प्रति, अपने धन के प्रति, अर्निंग के प्रति, अपनी जीवन में अपनी तरक्की के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आसक्त रहता है। अपनी शिक्षा का सही ढंग से प्रयोग करने के लिए आसक्त रहता है। प्रेम संबंधों में आसक्त रहता है। धर्म कर्म में भी आसक्त रहता है व्यक्ति। कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी धर्म और कर्म से जुड़ा हुआ होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं। तो यहां पर जीव का आकर्षण रहता है। तो देवगुरु बृहस्पति की बात सबसे पहले करने वाला हूं।
1 जनवरी 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक दशम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। स्वर्णपाद से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ था पिछले वर्ष, और अभी 14 मई तक दशम भाव में ही वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर था ये स्वर्णपाद का था। अब स्वर्णपाद का देवगुरु बृहस्पति के गोचर का रिजल्ट ये मिलता है कि आपके कैरियर और नौकरी, आपके व्यापार, यहां पर बहुत ज्यादा फर्क बुरा नहीं पड़ता है, अच्छे लाभ मिलते हैं। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, कर्म क्षेत्र हो, आपकी फाइनेंशियल व्यवस्थाएं हो, आर्थिक व्यवस्थाएं हो, वहां सब पर ये देवगुरु बृहस्पति डिस्टर्बिंग नहीं करते हैं। और ऐसा ही आपने महसूस किया है और अभी ऐसा ही 14 मई तक आप महसूस करेंगे। आपकी जरा सी गलती, आपकी जरा सी शिथिलता आपको कभी कभी काफी नुकसान दे देती है, आर्थिक रूप से भी और मान प्रतिष्ठा के लेवल पर भी। अध्ययन अध्यापन के लिए, रिसर्च के लिए यह समय अच्छा होता है। विद्यार्थियों के लिए इन देवगुरु बृहस्पति का गोचर श्रेष्ठ है, सफलताएं दिलाने वाला है। रिसर्च के फील्ड में जो लगे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि नए नए आइडियाज देवगुरु बृहस्पति से आपको मिलते हैं। धन वृद्धि और भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि के लिए ये काल बिल्कुल सर्वोत्तम है। रोग ऋण शत्रुओं के दमन के लिए भी ये समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर के ये समय इन दृष्टियों से तो बहुत अच्छा है, लेकिन पारिवारिक अशांति और आशंकाएं, मन में व्यर्थ की आशंकाएं, व्यर्थ का अज्ञात भय, ये आपके साथ बना रहता है। तो बहनों भाइयों, ये तो रहा सिंह राशि का दशम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के गोचर का फल 14 मई तक। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आपकी सिंह राशि है तो सिंह लग्न भी हो। तो आपकी कोई भी लग्न है, आप थोड़ा सा यहां पर फोकस करिएगा। अगर आपकी मेष लग्न है तो भाग्योदय के नए अवसर आपको मिलेंगे। वृषभ लग्न है तो सामान्य रूप से आपको फल मिलेंगे, जैसा भी बताया है वैसे ही फल मिलेंगे। मिथुन राशि के हैं तो राजनीति से भी आपको लाभ मिल सकता है। राजनीति में है तो आपका कद बढ़ सकता है और सरकार से भी आपको लाभ मिल सकता है। कर्क राशि के हैं तो भाग्योदय होगा, पर जो फल अभी हमने उपरोक्त पहले बताए हैं वही फल मिलेंगे। सिंह राशि के हैं तो शिक्षा प्राप्ति में सर्वोत्तम सफलता मिलेगी। शिक्षा प्राप्ति में सफलता और साथ में शिक्षा की सफलता, यानी आपका नौकरी में चयन, तो ये आपको लाभ मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए गृहस्थ सुख में वृद्धि है, भौतिक ऐश्वर्य बढ़ने वाला है। तुला राशि के लिए राजनीति और सरकारी कामों में आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। वृश्चिक लग्न की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। धनु लग्न उन्नति के अनेक अवसर आएंगे। मकर लग्न पराक्रम बढ़ेगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा अगर आपकी मकर लग्न है, बस यहीं थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि आपके दिख रही। कुंभ लग्न धन व्यापार में वृद्धि और मीन लग्न राजनीति और गवर्नमेंट के क्षेत्र में लाभ। यानी हर लग्न वालों के लिए 14 मई तक का जो समय है वो श्रेष्ठ समय है। केवल मकर राशि के खर्चे बढ़ जाएंगे, मकर लग्न के। अब आ जाइए वो कालखंड जो आपको नोट करना चाहिए। समय का पहले से आकलन करेंगे, अनुभव रहेगा तो आप उस समय का सही प्रयोग कर पाएंगे। तो नोट करिएगा, 14 मार्च से 13 अप्रैल ये समय जो है, अगर आप सिंह राशि के हैं तो 14 मार्च से 13 अप्रैल का समय सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, सरकारी काम अगर आपके कहीं फंसे हुए हैं सरकारी विभागों में तो बहुत अच्छा सर्वोत्तम समय है। 1 जनवरी 2025 से 21 जनवरी 2025 और 3 अप्रैल से लेकर के 14 मई का जो कालखंड है ये उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए सही है। भूमि भवन वाहन खरीदने की भावना रखते हैं तो इसके लिए सही है।
24 जनवरी से 11 फरवरी का समय और 27 फरवरी से 7 मई का समय, ये समय आपके व्यापार में भारी तरक्की देने वाला है, व्यापार में भारी धनार्जन देने वाला है। 28 जनवरी से 31 मई का समय, ये आपको राजसी ऐश्वर्य देने वाला है। 29 मार्च से 14 मई का समय, ससुराल, जीवन साथी, संतान से धन का लाभ, यानी ये जो आपके हैं जीवन साथी और संतान, ये आपके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है। कुल मिलाकर के 1 जनवरी से लेकर के 14 मई तक का समय जो ये देवगुरु बृहस्पति के 10वें भाव में गोचर का फल है, वो उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का फल देंगे। राजकीय प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है, यानी इस अवधि में नौकरी भी मिल सकती है अगर सिंह राशि के व्यक्ति नौकरी की इच्छा करते हो। यद्यपि सिंह राशि के व्यक्ति हो सकता है बहुत ऐसे हैं जो अच्छी नौकरी की चाहत रखते हैं, छोटी मोटी नौकरी वो करना नहीं चाहते हैं। तो अगर नौकरी करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। 14 मई से लेकर के 2025 में 18 अक्टूबर 2025 का जो कालखंड है, और उसके बाद 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक का जो कालखंड है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। अब कहाँ इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है? तो देवगुरु बृहस्पति सर्व सिद्धिकारक भूमिका में रहेंगे, यानी हर काम में सफलता, सामयिक समस्याओं का समाधान आप अपनी इच्छा के अनुसार कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। नए निवेश, नए उद्यमों में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसमें आपका आकर्षण बढ़ सकता है, सफलता भी मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति संभव होगी। लेकिन एक यहाँ पर खास बात ध्यान रखिएगा, ये सारे रिजल्ट मिलेंगे, मिलकर के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप अपने पराक्रम की वृद्धि करेंगे, पुरुषार्थ की वृद्धि करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो जैसे आपका स्वभाव है थोड़ा सा आलस्य का, शेर का पेट भरा हो तो वो विश्राम करना चाहता है। अब आपकी राशि भी शेर की है, तो ये जो आप आराम पसंद अगर जीवन व्यतीत करेंगे 14 मई के बाद में, तो भाई परेशानियां आपके जीवन में निसंदेह बढ़ेंगी, और ये जो सकारात्मक सर्वसिद्धिकारक समय है इसको आप निकाल दोगे। तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मैं अन्य जैसे सिंह राशि और जो अन्य लग्न है मेष से लेकर के मीन तक, उनको मिलने वाले फल की चर्चा करूंगा, ध्यान से समझिएगा। मेष लग्न भाग्योदय होगा, वृषभ लग्न आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मिथुन लग्न गृहस्थ सुख अच्छा रहेगा, राज्य पक्ष अच्छा रहेगा, कर्क लग्न में भाग्योदय है, सिंह लग्न में शिक्षा में सफलता यानी नौकरी, जो सिंह राशि के व्यक्ति हैं और सिंह लग्न के व्यक्ति हैं उनको नौकरी पक्की। कन्या राशि लग्न है तो गृहस्थ सुख में वृद्धि होगी, तुला लग्न है तो पुरुषार्थ में और व्यापार में वृद्धि होगी, वृश्चिक लग्न है तो धन लाभ पुत्र सुख अच्छा रहेगा, धनु लग्न है तो सुख ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, कुंभ लग्न है तो व्यापार में लाभ मिलेगा, और मीन लग्न है तो उन्नति होगी, राज्य योग होगा। लेकिन मकर लग्न वालों को संघर्ष ज्यादा झेलने पड़ेंगे। अभी पीछे कालखंड में मैंने मकर लग्न वालों के लिए बताया कि ये समय खर्चा बढ़ाने वाला है, वहीं 14 मई के बाद का जो समय है ये मकर लग्न वालों को थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाने वाला है। अब आ जाइए इस कालखंड के अच्छे अवसर, अच्छा समय उनको नोट करना है। 15 जून से 16 जुलाई, 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 व्यापार की शुरुआत के लिए, या आप अपनी नौकरी या व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए श्रेष्ठ समय है। आप अगर बदलाव चाहते हैं तो 13 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर का जो समय है और 7 दिसंबर से वर्षांत तक का जो समय है, ये आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं, नया व्यापार स्थापित कर सकते हैं, उच्च कोटि का व्यापार स्थापित कर सकते हैं, भूमि वाहन खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, श्रेष्ठ समय है। 26 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त का समय है, ये राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं सिंह राशि के, उनके लिए श्रेष्ठ समय है, राजनीतिक लाभ सर्वोत्तम मिलने वाला है। इस वर्ष एक विशेष आपके लिए मैं
जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी प्रगति में बाधा डालेगी। तो 14 मई के बाद कोशिश करिएगा किसी से कपटपूर्ण व्यवहार मत करिएगा, कपटपूर्ण व्यवहार मत करिएगा, पारदर्शी बनने का प्रयास करिएगा। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 का जो कालखंड है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का समय। तो यहां पर क्या मिलने वाला है? मेष लग्न वालों के लिए ऐश्वर्य वृद्धि, वृषभ लग्न वालों के लिए ऐश्वर्य वृद्धि, मिथुन लग्न वालों के लिए गृहस्थ सुख में बाधा और राज भय हो सकता है। कर्क लग्न वालों के लिए धन ऐश्वर्य वृद्धि, सिंह लग्न वालों के लिए धन ऐश्वर्य वृद्धि, कन्या लग्न वालों के लिए सुख और प्रेम प्रसंग में बाधा हो सकती है। तुला लग्न वालों के लिए ऐश्वर्य में वृद्धि, वृश्चिक लग्न वालों को धन हानि हो सकती है। पीरियड वही है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर, जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। धनु के लिए उन्नति में बाधा है, धनु लग्न का जन्म है तो उन्नति में बाधा। मकर लग्न वालों के लिए 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का समय श्रेष्ठ है मकर लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए नौकरी में बाधा, धन की समस्या, व्यापार में भी बाधा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। मीन लग्न वालों के लिए भी उन्नति में रुकावट और राजदंड की संभावना है 18 मई से 5 दिसंबर के बीच, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, जब देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करते आपको दिखेंगे। अब आ जाइए बहनों भाइयों, शनि के गोचर की बात कर रहे हैं। आपका कर्म कहां जा रहा है, कर्म की बात करें, कर्म के प्रणेता शनिदेव की बात करें, वो कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। तो 1 जनवरी 2025 से 29 मार्च 2025 तक लव उपाधि से शनि का आगमन जो पिछली दफे हुआ था, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिला था, समय समय पर मिलता भी रहेगा, यानी आपकी आवश्यकताओं के अनुसार धन प्राप्त हो जाता है। आय में वृद्धि होगी, खास तौर पर आकस्मिक लाभ मिलेंगे। दुख कलह अज्ञात भय आशंकाओं से आत्मिक सुख में कमी आपने जनवरी 2023 से महसूस किया है। मन में एक अज्ञात भय आशंका, क्या हो जाएगा, कहीं मेरे बेटे के साथ ना हो जाए, कहीं मेरी पत्नी के साथ ना हो जाए, पति के साथ ना हो जाए, मतलब एक व्यर्थ की आशंकाएं दिमाग में रहती हैं। गुप्त रोगों की आशंका रहती है, गुप्त रोग हो जाते हैं, जैसे मधुमेह ना रहा हो पहले, लेकिन इसमें हो सकता है। पिता सुख में कमी 101%, सुख में कमी होगी, या तो पिता से दूर गए होंगे या पिता आपसे दूर गए होंगे। तो यहां पर ये जो शनि का गोचर है 29 मार्च तक ऐसी ही स्थितियां बनाने वाला है। अनुभव जरूर बताइएगा, अनुभव शेयर करिएगा। अब यहां पर मैं विशेष रूप से बताऊं, सब लग्नों के लिए यहां इसी तरह के रिजल्ट हैं, लेकिन 2-3 लग्न हैं उनकी मैं बता दूं, वो कुछ विशेष हैं। मेष लग्न वालों के लिए सिंह राशि मेष लग्न, यानी व्यापार में वृद्धि पर अचानक धन हानि हो सकती है, अपने वित्तीय मामलों में सावधान रहें। वृषभ लग्न है और सिंह राशि है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि धनार्जन तो बेहद अच्छा रहने वाला है, लेकिन हो सकता है कि जो वृषभ लग्न वाले लोग हैं वो व्यभिचार में अपना पैसा ज़्यादा खर्च करें, गलत जगह पर पैसा खर्चा करें। सिंह लग्न वालों के लिए धनार्जन अच्छा है, पर आपके धनार्जन का जो प्रयोग है कर्जा उतारने में होगा और शत्रुओं पर होगा या रोगों पर होगा, यानी धनार्जन होगा लेकिन बचना संभव नहीं है पैसा सेविंग में। अब आ जाइए बहनों भाइयों, 29 मार्च से लेकर के वर्ष तक के अंत तक, जब शनिदेव आपको अष्टम ढैया प्रदान करते हुए गोचर करेंगे, उस समय क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ भी शनिदेव लौह पाद से ही आ रहे हैं, यानी संघर्ष तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन डिस्टर्ब आप उस लेवल पर नहीं होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और
देवगुरु बृहस्पति का जो केंद्रीय योग बन रहा है, इसलिए डिस्टर्बिंग तो होगी, लेकिन वो डिस्टर्बिंग लॉन्ग टर्म नहीं होगी, लंबे समय तक नहीं रहेगी। यानी थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हुए, उसके बाद आप पटरी पर आ गए, ऐसी स्थिति रहने वाली। धन, ऐश्वर्य, आकस्मिक लाभ, भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो शनि का गोचर है, अष्टम शनि, ये आपके लिए थोड़ा सा कम अच्छा दिख रहा है। खास तौर पर आप अपने जीवन साथी स्पाउस का ध्यान रखिएगा। अगर उनका स्वास्थ्य खराब रहता है तो भाई अब लापरवाही आपको नहीं करनी है, ना अपने स्वास्थ्य पर, ना अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर या पति के स्वास्थ्य पर, और ना अपनी संतानों के स्वास्थ्य पर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बहुत सावधान और सतर्कता की जरूरत रहेगी। 29 मार्च से 13 अप्रैल का जो समय है, 29 मार्च से 13 अप्रैल, देखिए यहाँ पर शनि की ढैया आपकी चालू हो गई, लेकिन अच्छे अवसर भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन अच्छे अवसरों का सही ढंग से उपयोग कर ले। 29 मार्च से 13 अप्रैल भौतिक सुख संसाधन बढ़ेंगे। भौतिक सुख संसाधनों में कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सिंह राशि वालों का विवाह तय हो गया हो और इस अवधि में यानी 29 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में विवाह आपका कैंसिल हो जाए। तो भाई थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 14 मई से 15 जून और 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच भी लगभग ऐसी ही संभावनाएं बनने वाली हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर जब देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे, लेकिन शनि के रिजल्ट यहाँ बदल जाएंगे। देखिए शनि के रिजल्ट बदलेंगे, यानी विपरीत राजयोग का लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ, उच्च महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आपकी होगी। तो ये रहा शनिदेव का गोचर आपके लिए, प्रायः मुझे सही दिख रहा है। लेकिन भाई एक उपाय जरूर सिंह राशि वालों को करना चाहिए इस वर्ष। भगवान शिव की आराधना, ओम जूम शाह मंत्र का जप और सुंदर कांड का पाठ ये जरूर करिएगा। आइए राहु की बात करते हैं। आपका इस वर्ष राहु जो है वो सप्तम भाव में जाएंगे 18 मई के बाद में। 18 मई तक अष्टम भाव में है। ताम्रपाद से इनका आगमन हुआ था, इन्होंने आपको ज्यादा तकलीफें नहीं दी हैं। 30 अक्टूबर 2023 से ये जो राहु आए थे आपके अष्टम भाव में, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ नहीं दी। अष्टम भाव का राहु आकस्मिक लाभ देता है और आकस्मिक हानि भी देता है। दाम्पत्य जीवन में स्पाउस को बहुत हद तक परेशान कर सकता है, वियोग हो सकता है अपने स्पाउस से, जीवन साथी से, है ना। तो ऐसा कुछ इसने किया नहीं है आपके साथ। कुछ लोगों के साथ जरूर हो सकता है हुआ हो, जब उनकी जन्म कुंडली में अच्छी ग्रह दशाएं न चल रही हो या उनके जन्म कुंडली में सप्तम भाव बहुत पीड़ित हो, तो हो सकता है कि आपके स्पाउस से आपकी परमानेंट अलगाव हो गया हो। लेकिन इसने आपके साथ बहुत कुछ गड़बड़ नहीं किया। आकस्मिक लाभ पूरी अवधि में अभी 18 मई तक मिलते रहेंगे। विदेशी और दूर दराज के क्षेत्रों से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। शेयर सट्टा लॉटरी के प्रति आपका रुझान बढ़ा है और इससे भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है। मुकदमे हैं, जीत मिल जाएगी उनमें। सभी लग्न वालों को राहु के अच्छे परिणाम 18 मई तक मिलने वाले हैं। अब 18 मई के बाद में जब राहु देवता आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी अष्टम भाव से खिसक करके सप्तम में आएंगे और सप्तम भाव से शनिदेव अष्टम में जाएंगे, तो यहाँ पर दोनों आगे पीछे होने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, व्यापार में आपकी आकस्मिक वृद्धि होगी, यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, नौकरी में तरक्की होगी। पारिवारिक माहौल डिस्टर्ब रहेगा, पारिवारिक अशांति, मानसिक अशांति, अज्ञात भय आपके साथ बना रहेगा। लेकिन पारिवारिक दायित्व आप पूरे करेंगे। नौकरी व्यापार आपका सुरक्षित रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आपका नौकरी बंद हो जाए या आपका व्यापार बंद हो जाए। केतु की व्यवस्था जो है वो ऐसी है कि जरा सी भी असावधानी आपको धन हानि दे सकती है। सतर्कता बहुत जरूरी है।
वाणी के दुरुपयोग से पूरे वर्ष बचिएगा। सीधा आपके भाग्य से केतु देवता का कनेक्शन बन रहा है, यानी कि आपने गलत जबानी करी, वाणी का दुरुपयोग किया, सीधा आपका भाग्य खोटा, आपके काम बिगड़े। अब आ जाए सीधे पूरे वर्ष के महीनों के हिसाब से कुछ खास चीजें। चलिए शुरू करता हूं। जनवरी फरवरी की बात करें। जनवरी फरवरी आपके लिए नए अवसर आएंगे। किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सही समय है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं, बिल्कुल समय है। आपका आत्मविश्वास और सफलता दोनों बढ़ेगी। आइए मार्च से मई तक की बात कर लें। अपने पैसे पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी चुनौतियों पर ध्यान देना पड़ेगा। सही योजनाओं से ही सफलता मिलने वाली है। गंभीरता आवश्यक है अपने कैरियर और अपने परिवार के प्रति। जुलाई से सितंबर की बात करें बहनों भाइयों, सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा। समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। स्वास्थ्य से रिलेटेड, परिवार में किसी व्यक्ति के से जुड़ी हुई स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या हो, बिल्कुल आपको गंभीर हो जाना है। पारिवारिक विरोध भी हो सकता है। संयम और समझदारी से आपको काम लेना पड़ेगा। अक्टूबर से नवंबर की बात करें, यात्राएं लाभकारी रहेंगी, यात्राएं करनी भी पड़ेंगी। नए विचार, नई योजनाएं इसी अवधि में आप लागू कर सकते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और ये योजनाएं जब लागू कर देंगे तो सफलताएं बहुत हाई लेवल की मिलने वाली हैं। दिसंबर के महीने में कैरियर में महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। आपकी प्रबल आइडेंटिटी हो सकती है, बहुत पहचान बन सकती है। लेकिन पूरे वर्ष आपको शिव पूजन, ओम झूम शाह मंत्र का जप और सुंदरकांड का पाठ जहां तक संभव हो करते रहिएगा। सुखी रहे, समृद्ध रहे। नए वर्ष की पुनः हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।